नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं शशि शेखर की पाठशाला। आज चर्चा का विषय है कि भाजपा जो कभी 2 सांसदों वाली थी, आज देश की राजनीति का बाहुबली कैसे बन गया है। 2014 तक दक्षिण भारतीय फिल्में अपनी सीमाओं तक सीमित रहती थी, लेकिन 2015 में बाहुबली की सफलता ने दक्षिण भारतीय निर्माताओं को पैन इंडिया आने का हौसला व हिम्मत दी। उसके बाद 2018 में KGF, 2002 में पुष्पा नज़दीकी सिनेमाघरों में पहुंची और पैन इंडिया दर्शकों का प्यार बटोरा। अब कई अन्य साउथ इंडियन फिल्में कतार में खड़ी हैं। साउथ के निर्माता अपने कंटेंट को पैन इंडिया लेकर आ रहे हैं। इससे पहले पैन इंडिया पर बॉलीवुड का एक छत्र राज रहा करता था। यह सच है कि बॉलीवुड के सामने कोई क्षेत्रीय सिनेमा सर नहीं उठा पाता था, न उन्हें उठाने दिया जाता था। लेकिन बाहुबली ने सारे मिथक तोड़ डाले। फिल्मी पंडित अपनी पोथी पत्रिकाओं में झांकने लगे। यूं तो इक्का दुक्का साउथ इंडियन कंटेंट हिंदी में पैन इंडिया रिलीज होता आया था, लेकिन उन्हें अपवाद ही कहेंगे। जब से बाहुबली ने मुंबई को अपनी राजधानी घोषित किया है, तब से साउथ के निर्माता अपने कंटेंट को पैन इंडिया में सोचने लगे हैं। अगर इसी परिस्थिति का स्क्रीन प्ले भारतीय राजनीति को दिया जाए तो पाएंगे कि कांग्रेस भारतीय राजनीति व सत्ता की लंबे समय तक मुखिया रही है। 80 तक कांग्रेस के सामने कोई भी राजनीतिक दल खड़ा नहीं हो पाया। 1977 की कसरत यहाँ भी अपवाद गिनी जाए। 80 के बाद अन्य राजनीतिक दल खड़े हुए। भाजपा को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर उसे कामयाबी मिली। भाजपा के फाउंडर लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने राजनीतिक दल को कुछ राज्यों और केंद्र तक सीमित रखा था। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा को लेकर नहीं पहुंच पाए, लेकिन अभी भी नगण्य हैं। मसलन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, साउथ रीजन, पंजाब आदि राज्य। हालांकि बंगाल में पैर जमाना शुरू हुआ है। उड़ीसा में भाजपा को केंद्र की दृष्टि से प्रेम मिलता आया है, लेकिन राज्य के तौर पर पीछे है। लेकिन 2014 के बाद से मोदी और शाह की जोड़ी भाजपा के कमल को हर राज्य, हर लोकल बॉडी चुनावों में लेकर जा रही है और उसे उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। 2014 के बाद महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, असम, त्रिपुरा आदि में कमल खिला। बोले तो अब भाजपा पैन इंडिया फैली जा रही है। सिनेमाई भाषा में पैन इंडिया रिलीज ले रही है। इसके फलस्वरूप पिछले दिनों भाजपा ने तमिलनाडु की राजनीति में चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु के निकाय चुनाव में भाजपा ने 300 सीटें जीतकर भारतीय राजनीतिक पंडितों को हक्का बक्का कर दिया। अभी कुछ दिन पहले सदन में राहुल ने भाजपा से कहा था कि बीजेपी कभी तमिलनाडु पर शासन नहीं करेगी। मुझे उम्मीद है कि ULB चुनावों ने उन्हें इस तरह की धारणाओं से वंचित कर दिया है। बीजेपी अब कांग्रेस से आगे DMK और AIADMK के बाद अब तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा उन क्षेत्रों में जीती है जहां वह कभी नहीं जीती थी। इन नतीजों में तमिलनाडु से भाजपा का प्रदर्शन राहुल गांधी के बयान पर करारा और बड़ा सख्त तमाचा है। अच्छे से इल्म करवाया गया होगा कि दमदार और करिश्माई नेतृत्व में भाजपा पैन इंडिया खेलने निकल चुकी है। उसे रोकने वाला कोई नहीं है। हालांकि वक्त जरूर लगेगा, लेकिन पूरी तरह पैन इंडिया में स्थापित हो जाएगी। भाजपा ने भारतीय राजनीति में खूब वक्त दिया है। पराजय की आग में तप कर खुद को मजबूत बनाया है। 2 सांसदों वाली पार्टी 303 सांसद लेकर दिल्ली में काबिज हो गई। भाजपा अपने गोल्डन एरा को तबीयत से भुनाने में लगी हुई है। हर राज्य में जड़ें मजबूत करने में जुटी है। अन्य राजनीतिक दलों की तरह भाजपा नेपोटिज्म का अड्डा नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में भाजपा जिस चेहरे के दम पर आगे बढ़ रही है, उनके नाम का अन्नामलाई है। SP के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा, क्योंकि जनता पसंद करती है और अन्ना
जनता के लिए काम करना चाहते हैं। सबसे कम उम्र के भाजपाई प्रदेश अध्यक्ष हैं। दक्षिण भारतीय राजनीति में भाजपा का बेहतरीन नेतृत्व शेप ले रहा है, या कहें राजनीतिक आग में तप रहा है। तमिलनाडु से अन्नामलाई और कर्नाटक से तेजस्वी सूर्या बहुत जल्द दोनों चेहरे इन सूओं के मुखिया नजर आए तो हैरानी न होगी। वंशवाद की राजनीति से इतर भाजपा का दमदार भविष्य तैयार हो रहा है, जिसकी सोच में राष्ट्र व संस्कृति प्रथम है। जबकि भारतीय राजनीति के सबसे पुराने व बूढ़े दल में भविष्य की दृष्टि से टुकड़े टुकड़े गैंग के विनाशकारी युवा शरण लिए हुए हैं, जिनका लिंक अब देश विरोधी ताकतों के साथ है और देश को अस्वस्थ करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। फर्क देखें और आगे बढ़ें। देश को किसके हाथ में सौंपना चाहिए? साउथ का कंटेंट हिंदी पट्टी में और हिंदी पट्टी वाला राजनीतिक दल दक्षिण में टू मच फन।